हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पीछे वाली जो क्लास में क्या पढ़ लिया था, अपना चैप्टर 1 चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, ठीक है। और उसका एक लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है, बस एक एग्जाम्पल बचा हुआ है अपने पास, और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल कहता है कि 1 तथा 1000 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2, 3, 5 अथवा 7 से विभाजित नहीं होते। यानी कि अपने को क्या निकालना है, 1 तथा 1000 के मध्य ऐसे पूर्णांक जो 2, 3, 5 या 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पूर्णांक हमें ज्ञात करने जो ना तो 2 से विभाजित है, ना 3 से विभाजित है, ना 5 से और ना ही 7 से विभाजित है, ठीक है। अरे इसको किस तरह से किया जा सकता है, देखो इस तरह किया जा सकता है कि पहले हम ये निकाल लें कि 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 5 या 7, इनमें से कम 1 से विभाजित 2 या 3 या 5 या 7, या फिर कह सकते हैं कि कम से कम एक संख्या से विभाजित पूर्णांक, ठीक है। कम से कम का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कम से कम का मीनिंग क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। आपके पास यहाँ पे 4 है, 2, 3, 5 या 7, तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। यदि ये निकाल ले तो ये तो कम से कम 1 से विभाजित आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जो विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है। दैट मीन्स 1 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ गई चीजें, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे सोल्व कैसे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम एक सेट डिफाइन कर लेते हैं। ए क्या है, 2 से विभाजित 1 तथा 1000 के मध्य पूर्णांकों का समुच्चय, मध्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। बी बराबर हमने क्या कर लिया, 3 से विभाजित 1 तथा 1000 के मध्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। सी इसी तरह सी किससे है, 5 से विभाजित 1 तथा 1000 के मध्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। और जो डी है आपका वो किससे, 7 से विभाजित 1 से 1000 के मध्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये हमने सेट को डिफाइन कर लिया है। अब हमें निकालना है कि ए में कुल कितने अवयव हैं, बी में, सी में और डी में। तो देखिए ए में अवयवों की संख्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो देखिए 1 से 1000 तक कितने पूर्णांक 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि 1000 में 2 का भाग दे देना है, और क्या निकालना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। क्या होता है, यदि कोई रियल नंबर n और n+1 के बीच में है, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आता है, n आता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आता है, n आता है। तो देखो 1000 में 2 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। और 500 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 500 ही आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बी में अवयवों की संख्या निकालनी है अपने को। तो क्या करो, 1000 में आप किसका भाग दे दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए। तो देखो जितनी बार पूरा भाग जा रहा है, तो देखिए कितना जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, है ना, 333
और फिर उसके बाद भी 3 बच गया। 333 पर जाने के बाद उसमें कितना बच गया 3, तो यानी कि 333 से ज्यादा आ रहा है। देखो यहाँ पे x कितना आ रहा है 333 से ज्यादा आ रहा है, 333 से ज्यादा है ये, तो 333.33 इस तरह से। तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, तो देखिए ये 333 और 334 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये देखो ये फंक्शन जो होता है, जो n का वैल्यू होता है वही क्या होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 333, ठीक है। इसी तरह हम सी में अवयवों की संख्या निकालेंगे, तो 5 का भाग दे दो 1000 में, 1000 में 5 का भाग दे दीजिए, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आ गया आपके पास 200 आ जाता है। कार्डिनलिटी ऑफ डी निकालोगे तो आप 1000 में 7 का भाग दे दो, कितना आ गया आपके पास, देखो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, ठीक है, और 3 यहाँ पे 40 हो गई, तो 7 पंजू 35, 7 एकम 7, 3 30 हो गए, सॉरी 30 हो गए ये, और 7 चौक 28, 2 बच गए 20 हो गया, 7 दूनी 14, तो 142। क्लियर है। तो देखो ये हो गई आपके पास ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या, सी में अवयवों की संख्या और डी में अवयवों की संख्या। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो चाहिए ये ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी और इसका डैश। क्या हमें ये चारों का यूनियन आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो उसमें हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी, तो वो और निकाल लेते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में यानी कि 2 और 3 से विभाजित होने वाले, तो क्या करो आप सिंपली 1000 और 6 का भाग दे दीजिए। ये जो 6 आया है वो एलसीएम आया है 2 और 3 का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 का 3 से गुणा कर दिया गया, ये क्या है आपका एलसीएम। तो डिवाइड कर दो इसका, 6 एकम 6, कितने बच गए 4, 4 बच गए 40 हो गए, 6 संगड़ा 36 और फिर 6 संगड़ा 36, ठीक है, तो 166 आ गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर क्या निकाल लो ए इंटरसेक्शन, पहले ये वाले खत्म कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो ये ए और सी वो बन जाए 10, 10 का भाग दे दीजिए 1000 में, कितना आ गया आपके पास 100 आ गया। इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी निकालने पर कुल पूर्णांक 1000 है, ए और डी यानी कि 7 दूनी 14, 14 का भाग दे दो, कितना आएगा 100 में 2, 14 चौके 96, 4 बच गए 40 हो गए, 40 में 2 गए तो 14 है 28, 44 42 होते हैं, तो यहाँ पे 28, ठीक है। ए वाले सारे हो गए एक के साथ इंटरसेक्शन, अब बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे मतलब कि 3 और 5, तो 1000 बटा 15 भाग दीजिए इसमें, 15 6 की 90, कितना बच गया 10 बच गया, ठीक है, फिर 100 हो गई और 15 6 की 90, ठीक है। 66 पॉइंट को सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, तो मैं बता चुका कि यदि किनके बीच में है n और n+1 के बीच में x का मान है, तो उसका जो फंक्शन आएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा n आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 66। अब बी का इंटरसेक्शन डी के साथ ले लो तो वो कितना हो जाएगा, 1000 बी का डी के साथ लोगे तो 7 या 21, 1000 में 21 का भाग दे दो तो कितना आया 21 पंचायत 105 होता है, 21 चौका 84, 21 4 84, कितना बच गया 16, तो 160 हो गया, 160 हो गया। तो इसका कितने बार चला जाएगा 5 बार, तो ज्यादा हो 5 बार कितना होगा 21 पंचायत 105 हो गया, 21 8 168 होता है, 21 8 का 168 होता है, तो कितने बार जाएगा 7 बार ही जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 47 आ गया। बी का डी के साथ हो गया इंटरसेक्शन, अब कौन सा बच गया, एक इंटरसेक्शन बच गया सी का डी के साथ और एक 3 होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
हो गया ये। चलो बी का डी के साथ इंटरसेक्शन हो गया। अब निकालना है अपने को बी और डी वाले, बी के साथ सारे हो गए, अब सी के साथ निकाल लीजिए। तो सी इंटरसेक्शन डी बचा है, तो सी इंटरसेक्शन डी मतलब कि 5 और 7, तो ये हुआ 1000 बटा 35। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो देखिए 35 दूनी 70, 35 दिए कितना होता है 105, तो 2 बार ही जाएगा। 35 दूनी 70, तो बच गए 30, इसका कितना हो गया 300 हो गया। तो 300 में कितने बार जाएगा देखो, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 है ना, तो 5 बार देखो इसका 6 बार चला जाएगा, 7 या 21, 8 या 24, 9 या 27, 9 पे 45 और 9 पे 27, 4 31, 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है 8 बार देखिए 35 गुणा 8, 8 में जो 40, 8 से 24 और 24 और 4 28, तो कितनी बार जाएगा 28। ठीक है और अब एक लास्ट और बच जाता है कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये आपके पास आएगा 1000 बटा इन सब का 2 3 5 7। ठीक है तो 2 5 10 हो गई और 7 या 21, 21 दाएं 210, एलसीएम कितना आएगा उनका 210 है। भाई आपके पास क्या है 2 3 5 और 7, 5 और 2 का गुणा कर दो 10 और 7 या 21, तो 21 का 10 से गुणा 210। ठीक है तो कितनी बार हो जाएगा आप जानते हो, 200 गुणा 5 करोगे तो कितना आता है 1000 आ जाता है, ये तो 210 है, तो कितनी बार जाएगा मैक्सिमम 4 बार ही भाग जाएगा। ठीक है तो ये आपके पास सारे डाटा आ गए, ए के अवयव, बी के अवयव, सी डी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, और फिर उसके बाद आ गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है सारे डाटा आपके पास आ गए हैं, अब आपको सोल्व करना है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है नाउ अब अपने को क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 2 ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी। अच्छा अभी तो हमने एक काम और है, 3 3 का और निकालना पड़ेगा हमें ना, तो चलो इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं पहले, बी इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद बी के साथ हो गए सारे, सी इंटरसेक्शन डी, और फिर क्या आता है प्लस आएगा आपके पास 3 3 का लो, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी प्लस अब की बार बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी प्लस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है ये आपके पास चॉइस बनेगी 4 ही। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है ओके अब ये डाटा जो है वो आप स्टोर कर लीजिए है ना। अभी मैं थोड़ा सा और काम कर रहे हैं, अपने को ये और ये इन चारों की रिक्वायरमेंट हो रहे तो वो और निकालेंगे। ठीक है तो जो भी आपके पास ये डाटा है ये ऊपर वाले रफ कर दें, उन्हीं को देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो रिक्वायरमेंट जो आ चुके हैं वो तो लिख लेता हूँ। ए कितने आए हैं 500, बी कितना आया है 30 333 333, सी कितना आया है आपके पास 200, डी आया आपके पास 142, ए इंटरसेक्शन बी आया आपके पास 166,
ए इंटरसेक्शन सी है आपके पास 100 और ए इंटरसेक्शन बी आया आपके पास 42, बी इंटरसेक्शन सी आया है 66 और बी इंटरसेक्शन डी आया है 47, सी इंटरसेक्शन डी आया है आपके पास 28। ठीक है, अब ये हटा दें यहां से। जो अब ये है ना वो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, है ना, मिस्टेक हो गई, ये ध्यान नहीं रही आपने, तो ये और लिख लेते हैं। देखो निकालते हैं इसका डाटा कितना आएगा, यहीं कहीं साइड में निकालते हैं। चलो ये 3-4 निकालने पड़ेंगे ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकाल रहे हो तो ए क्या है 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये आया आपके पास 1000 2 3 और 5, तो 2 5 10 और 10 30, इसका डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 10 से 10 कट गया, 100 में 2 के भाव तो कितना आएगा 33। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना आपको, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ये निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, वही 1000 में भाग लगेगा और ए डी यानी कि आपके पास कितना हो गया 2 3 6 हो गया, 6 का 7 से गुणा कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, तो इससे भाग दे दो तो 42 दूनी 84 हो जाएंगे, 16 बच गया 160 और 160 में कितने का भाग देना है 42 का भाग देना, तो 40 चौका 160 होता है, तो ये कितने बार जाएगा मैक्सिमम 3 बार। ठीक है, उससे आगे क्या आएंगे वो अलग बात है, लेकिन आपने क्या निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, ए चाहिए आपको बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ये आपके पास हुआ 1000, बी कितना था 3 था, ये 5 था, 3 से 15 हो गई और ये 7 था, 15 7 105 हो गई। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, देखो 10 बार करते हो तो 100 का 10 टाइम गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। उसके बाद 9 से गुणा कर दो तो 9 5 45 45 और 9 एकम 9, तो कितने बार जाएगा ये 9 बार होगा। उसके बाद नेक्स्ट डाटा 3 हुए है ना अभी, तो एक और बच गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ये भी 1000 में आप भाग दे दीजिए। ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 5 10 और 10 गुणा 7 कितना हो गया 70। ठीक है, इसका भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कम हो गया, 100 में 7 का भाग दे दो तो कितना आ गया 7 एकम 7 3 7 चौक 28, तो ये कितना आ गया आपके पास 14 आ गया। ठीक है, तो ये डाटा और लिख लेते हैं, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आया है, ये 33 आया है। नेक्स्ट वाला कितना आया है 23, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन चलिए ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कितना आया है 9 आया है, और ये नेक्स्ट वाला कितना आया है 14 और ये माइनस कितना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी यानी कि 4। ठीक है, तो ये वाला जो डाटा है ना आपको ये कहां पे लिखना है, आपको इनके नीचे लिख लेना ताकि सारे डाटा साथ है। क्लियर है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर इसको आगे करते हैं। हो गया, देखिए अब उनको जोड़ लो प्लस वाले, तो देखो प्लस वाले जोड़ो, ये प्लस ही स्टार्ट ना 4 और 9 13 13 और 3 16 16 16 और 3 कितने हो गए 19, फिर ये माइनस के हैं 19 19 और 2 21 21 21 और 3 24 और 0 यानी कि आपके पास आया यहाँ पे 4, 2 बच गया, 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 8 8 और 4 12 12 और 3 15। ठीक है, कितना बचा 1 बचा, तो इनमें तो होगा नहीं, ये भी 2 डिजिट के हैं, यहाँ पे 1 और 1 2 2 और 4 4 3 7 7 और 5 12 1254। ठीक है, अब इसमें माइनस करना है आपको, तो कितना आ जाएगा देखिए 4 तो ये रहा। ठीक है, 8 और 4 12 12 और 7 19 19 और 6 25 25 और 2 27 27 और 6 33 27 और 6 33। ठीक है,
3 बच गया, 3 का इसके साथ, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 2 और 2 ये 2 कितना हो गई 4। कर लो कैलकुलेट, 4 में से 3 गया तो कितना हुआ 1, 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है, और 12 में से 4 गया तो 8, 801, ठीक है। देखना ये ए इंटरसेक्शन डी वाला निकालना है, ये ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो यानी कि इसमें 14 का भाग देना आपको, तो कितना आ गया 14 7 98 आएगा, है ना, 14 7 98, 2 बच गए 20 और 14 एकम 14, तो ये कितना आएगा 71 आएगा, ये कितना आएगा आपके पास 71 आएगा, ठीक है। तो 42 लिख रखे थे ना, तो कितना और एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11 में से 2 गए तो 9 और 6 में से 2 गए तो 29 और घटा दो इसमें से, यानी कि इसमें 29 जोड़ दो तो कितना आ गया 9 और 3 हो गए 12, ठीक है, 5 2 7, 7 और 1 हो गए 8, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आया, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, और ये आपके पास 11 में से 4 गए तो 7, तो कितना आ गया आपका पास ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी किसके बराबर आया है 772 के बराबर, 772। अब अपने को जो चाहिए था रिक्वायरमेंट इसको सही कर लेना भाई प्लीज, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी आ गया है 772। अपने को निकालना क्या है, अपने को जो निकालना है वो ये ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का डैश, ये निकालना है। तो इसको क्या करो, जो टोटल है आपके पास टोटल है उसमें से आप ये हटा दीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर थे आपके पास 1000 नंबर थे और उसमें से 772 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 और फिर 9 में से 7 गया 2, तो आंसर आ गया 228, 228 ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ओके लिख लीजिए इसको। देखो जल्दी से, हो गया नोट, चले आगे। देखिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, पहला चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे चैप्टर पे आ जाइए। सेकंड चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर जो सेकंड है आपको वो क्या आपका रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन, ठीक है। ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन। संबंध का डेफिनेशन आप लोग जानते हो, तो देखिए पहला डेफिनेशन लिखिए संबंध, पहला डेफिनेशन लिखिए संबंध या रिलेशन। देखिए let A be a non-empty set, A be a non-empty set, then subset of Cartesian product, subset of Cartesian product A cross A is known as
is known as relation on A। माना A एक अरिक्त समुच्चय है, माना A एक अरिक्त समुच्चय है, तब कार्तीय गुणनफल एक रोस एक का उपसमुच्चय, एक रोस एक का उपसमुच्चय एक पर संबंध कहलाता है, एक पर संबंध कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों सेम सेट ना होकर के अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, माना A तथा B दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब एक रोस B का उपसमुच्चय क्या कहलाएगा, A से B पर संबंध कहलाएगा। अब यहाँ पे केवल हम एक सेट पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिया है वो क्या लिया है, एक रोस A लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और लिखिए, क्रमित समुच्चय या ऑर्डर्ड सेट। क्रमित समुच्चय क्या होते हैं, तो देखिए ए सेट आप साथ साथ लिख लीजिए। ए सेट एक समुच्चय, क्रमित समुच्चय कहलाता है। एक समुच्चय क्रमित समुच्चय कहलाता है यदि इसके अवयवों की पोजीशन या इसके अवयवों की स्थिति निश्चित हो। इफ इट्स position of its element is fixed, कोई भी सेट यानी कि कोई एक समुच्चय क्या कहलाएगा, क्रमित समुच्चय कहलाएगा यदि उसके अवयवों की स्थिति क्या हो, फिक्स हो। यानी कि आपने अवयव की स्थिति बदल दी। सपोज दैट आपके पास किसी सेट में एक एलिमेंट है, उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी पहली पोजीशन है, यदि आपने उसकी फर्स्ट पोजीशन को चेंज कर दिया यानी कि सेकंड पोजीशन पे लेके आए या थर्ड पोजीशन पे लाए या कहीं पे किसी पोजीशन पे लेके आए तो वो सेट भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे, आपने जैसे एक सेट ये लिखा है ए और बी। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ए है, सेकंड पोजीशन पे बी है। यदि आप इनको चेंज कर देते हो यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे बी लिख दिया, सेकंड पोजीशन पे ए लिख दिया, तो ये दोनों सेट जो है वो क्या है, अनइक्वल है। ये दोनों सेट कैसे हैं, अनइक्वल है। तो इसकी एक डेफिनेशन और क्या बन जाएगी, दूसरा डेफिनेशन क्या बनेगा, ए सेट is said to be ordered set if a1 b1 is equal to a2 b2, a1 b1 is equal to a2 b2, then a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2, a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2। ठीक है, a1 किसके बराबर होना चाहिए, a2 के बराबर होना चाहिए और b1 किसके बराबर, b2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी दो ऑर्डर सेट जो है या दो सेट जो है वो इक्वल कब होंगे, ऑर्डरली, जब उनका जो पोजीशन है, एलिमेंट्स की जो पोजीशन है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे a1, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है a2, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट बराबर होने चाहिए। यानी कि करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रमित समुच्चय। हिंदी में लिखो, लिख लिया है, बोला था। एक समुच्चय क्रमित समुच्चय कहलाता है यदि इसके अवयवों की स्थिति
यदि इसके अवयवों की स्थिति निश्चित हो, यदि इसके अवयवों की स्थिति निश्चित हो। ठीक है, एक डेफिनेशन आपके ये हो जाएगी। क्लियर है? आगे चले। देखिए टाइप्स ऑफ सेट, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स कंप्लीट कर दो। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला रिलेशन, अभी ये देखो डेफिनेशन लिखवा नहीं रहे हैं ना, सिर्फ बता रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा है। स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। सेकंड आपके पास सममित, दैट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। नंबर थर्ड आपने पढ़ा होगा संक्रामक, संक्रामक दैट मीन्स ट्रांजिटिव। अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस। नंबर 5, अब देखिए एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे आप किसका, प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध यानी कि एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, माना ए एक आरेख समुच्चय, इतना ही लिखेगा ना, आरेख समुच्चय को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए। तब एक संबंध, तब एक संबंध R, तब एक संबंध R प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, is said to be anti-symmetric relation, anti-symmetric relation if A comma B, B comma A belongs to R, implies A is equal to B, implies A equal to B। यानी कि माना A एक आरेख समुच्चय है, तब एक संबंध R प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए बी और बी ए ये दोनों एलिमेंट, सममित में आप क्या पढ़ते थे, सममित में ये पढ़ते थे कि यदि आपका ए कोमा बी आर में है तो आप प्रूव करते थे कि बी कोमा ए बी किस में आ जाना चाहिए, आर में। तब आर कैसा होता था, सममित होता था। लेकिन यहाँ पे प्रतिसम्मित पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों का किस में होना जरूरी है, आर में होना जरूरी। तो ए बी कोमा बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इज दैट क्लियर? ओके। प्रतिसम्मित। नंबर 6, आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध, इसको लिखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध। तुल्य का संबंध क्या होता था, तुल्य का संबंध होता था यदि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन, यदि ये तीनों रिलेशन हो जाता है तो उनसे क्या इंप्लाई होता था, तुल्यता संबंध। ठीक है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा, यदि अपना जो संबंध है वो स्वतुल्य हो, सम्मित की जगह आपकी बार क्या आ जाएगा, सिर्फ प्रतिसम्मित आ जाएगा। यदि स्वतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो तथा संक्रामक हो। तो लिख लीजिए relation R is said to be partial order relation if it is
if it is first reflexive, second antisymmetric, number third transitive। एक संबंध R आंशिक क्रम संबंध कहलाता है यदि यह पहला स्वतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो, तीसरा संक्रामक हो। स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। ठीक है, ओके। अब कल पढ़ते हैं आगे। ठीक है, बाय, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।